इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने संविधान की जो प्रस्तावना को विस्तार पूर्वक जो पढ़ा है, इसका जो मूल उद्देश्य क्या है, इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो सत्ता है, सत्ता का जो स्रोत है, सत्ता का स्रोत है जनता, यानी कि जनता जो है, जनता सत्ता का स्रोत है। सत्ता का स्रोत क्या है? आपका जनता है। सत्ता का स्वरूप कैसा होगा? यानी कि सत्ता का स्वरूप होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। जो आपकी सत्ता होगी उसका स्वरूप होगा, यानी कि सत्ता का जो स्वरूप होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका स्वरूप होगा किसका? सत्ता का। अगला है कि जो सत्ता है, सत्ता का उद्देश्य कैसा होगा? जो सत्ता करेंगे उनका उद्देश्य क्या होगा? उनका उद्देश्य है कि वो जो शासन कर रहे हैं, शासन करने वाला जो व्यक्ति है, वो हर व्यक्ति को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, एकता और अखंडता बनाए रखने का उसका उद्देश्य होगा। इस तरीके से जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में सत्ता का जो स्रोत है वो जनता है, सत्ता का जो स्वरूप है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य इसका स्वरूप है, और इसका उद्देश्य है न्याय प्रदान करना, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, एकता और अखंडता सत्ता का उद्देश्य होगा। और हमने जो है, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की जो भाषा है उसको ऑस्ट्रेलिया से लिया है, और जो प्रस्तावना का जो विचार है उसे हमने यूएसए से लिया है। अब हम देखते हैं कि जो परीक्षा, जो बहुत सारे एग्जाम है आईएएस, पीसीएस प्लस अदर स्टेट में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम देखते हैं। प्रस्तावना से जुड़े जो क्वेश्चन हैं जो अनेक परीक्षाओं में आए हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि जो भारत है, भारत में एक लोकतांत्रिक, यानी कि निम्न में से कौन सा विचार है जो सही है, सही को चुनना है। भारत एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है, ये बात सही है। भारत एक संपूर्ण सत्ता संपन्न राज्य है, ये भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये बात भी सही है। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। भाई कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना मेन उद्देश्य है। डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना ये उद्देश्य है। राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, ये बात भी है। और लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, ये बात भी है। तो इस तरीके से जो इसके आंसर होगा, इसके चारों आंसर होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है वो आपकी प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल करती है। मैंने अभी आपको बताया कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि जो राज्य है, राज्य का मतलब यहाँ पर केंद्र की सरकार, राज्य सरकार प्लस लोकल गवर्नमेंट, उनका खुद का कोई धर्म नहीं है। राज्य की नज़रों में सभी धर्म जो है एक समान है। और ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? यानी कि प्रियम्बल में, जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित किया हुआ है। अगला है धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। धर्मनिरपेक्ष का सही भाव जो व्यक्त करता है वो है आपका भारत में अनुरक्त धर्म है, ये बात गलत है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन ये इसका सही भाव प्रकट नहीं करता। धर्मानुपालन व्यक्तियों की इच्छा पर निर्भर है, ये बात गलत है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी कि भारतीय प्रियम्बल में दो धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि जो राज्य है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसको आगे व्याख्या की गई है, यानी कि उसकी क्या व्याख्या की गई है, कैसे व्याख्या की गई है? मूल संविधान के अध्याय में भाई जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल के बारे में जो प्रियम्बल में दिया गया है, समाजवादी धार्मिक लोकतांत्रिक गणराज्य, उनको आगे कहाँ एक्सप्लेन किया गया है? उनको एक्सप्लेन मौलिक अधिकारों में भी किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी किया गया है, और मौलिक कर्तव्यों में भी दिया गया है। यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर 51 तक, जिसमें मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य आते हैं, उनमें जो प्रस्तावना है उनके आदर्श और उद्देश्यों की रूपरेखा को अच्छे से व्याख्या की गई है। तो किसमें? मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक कर्तव्यों में अच्छे से परिभाषित किया गया है कि जो आपके आदर्श और उद्देश्य कैसे होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला है
कि निम्न में से भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है, यानी कि जो भारतीय संविधान के उद्देश्य हैं उनको प्रतिबंधित क्या करता है। तो भारतीय संविधान के उद्देश्यों को जो प्रतिबंधित करता है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। ये मैंने भी आपको बताया था। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। देखो, भारतीय संविधान में लोकतंत्र है, गणतंत्र है और समाजवादी तीनों शब्द दिए गए हैं। तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इसमें जबकि राजनीतिक शब्द भी दिया गया है, लेकिन अगर हम परिभाषित रूप से देखें तो लोकतंत्र, समाजवाद और गणतंत्र को अच्छे से परिभाषित किया गया है। तो इसमें से हम बी अलग कर देंगे। निम्न में से एक कौन से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। संप्रभु है, गणतंत्र है, समाजवाद है, जबकि संघात्मक को भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं किया गया है। तो भारतीय संविधान में उल्लेखित क्या नहीं है, यानी कि जो परिसंघात्मक है वो भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। अगला है कि किस वाद में भारतीय संविधान में मूलभूत ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जो एक्सप्लेन किया गया है वो मैंने आपको बताया कि केशवानंद भारती बैनाम वाद 1973 में इस बात को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये तीनों में कहीं नहीं दिया हुआ केशवानंद भारती वाद 1973, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। उल्लेखित क्या है, भारतीय समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। मैंने आपको बताया कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय की। 3 प्रकार के कौन से हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, जबकि धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, राजनीतिक समानता की बात की है, समाजवादी राज्य की बात की है, जबकि साम्यवाद की बात नहीं की गई है। किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवाद व पंथ निरपेक्ष जोड़े गए। तो ये मैंने आपको बताया था कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवाद और पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि संविधान के बहुत बड़े पार्ट में इसमें संशोधन किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवाद और पंथनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य पढ़ा जाने लगा। ये मैंने अभी आपको बताया कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य पढ़ा जाने लगा था, यानी कि इसमें आपकी समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव अंतगोत्य उद्देशिका बना। ये मैंने आपको बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था, तो वो क्या है, भारतीय संविधान की उद्देशिका बन जाता है। तो ये बन जाता है। अगली है, इसकी जो प्रकृति है न्याय योग्य नहीं है। मैंने आपको बताया कि अगर प्रस्तावना को लागू नहीं किया जाता है, तो इसको लागू कराने के लिए हम किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। जैसे कि मौलिक अधिकारों को अगर राज्य लागू नहीं करता है तो हम आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के माध्यम से हाई कोर्ट जा सकते हैं। जबकि अगर जो प्रियम्बल है अगर उसको लागू नहीं किया जाता है तो उसको हम लेकर किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, इसलिए ये वाद योग्य नहीं है।
अगला क्वेश्चन है कि इसका संशोधन नहीं किया सकता, ये बात गलत है। जबकि 1973 केशवानंद भारतीवाद 1973 में ये कहा गया है कि संविधान जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में अनुच्छेद 368 के माध्यम से, यानी कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि केशवानंद भारतीवाद में जो प्रियम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया गया है, इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसलिए इसमें 368 के माध्यम से ही संशोधन कर सकते हैं। तो संशोधन किया जा सकता है, जबकि मैंने बताया कि संशोधन केवल एक बार हुआ है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, जिसके माध्यम से प्रियम्बल में शब्द जोड़े गए हैं, हटाए नहीं गए हैं। तो इसलिए क्या है, संशोधन ये है कि नहीं हो सकता, जबकि संशोधन हो सकता है। तो ए पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। अभी रद्द क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, तो इसलिए इसे समाप्त या रद्द नहीं किया सकता, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, सी इसको हटा देंगे। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया, संविधान के निर्माण पर असर था, ये बात सही है। अगला है, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये बात भी सही है। संविधान को भारतीय लोगों ने आदेशित किया है, हमने आदेशित किया है, मैंने आपको कहा कि हम भारत के लिए भारत को संपूर्ण, तो कौन कर रहे हैं, भारत के लोग खुद को अधिनियमित आत्मसमर्पित कर रहे हैं, तो ये क्या है, भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ये बात भी सही है। राज्य की मुखिया के लोग को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जबकि हमारे राज्य का मुखिया कौन है, हेड ऑफ नेशन राष्ट्रपति को इनडायरेक्ट रूप से, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता। जनता के प्रतिनिधि क्या है, जो आपका हेड ऑफ नेशन कौन है, राष्ट्रपति, उसको चुनते हैं, तो ये बात गलत हो जाती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। अगला है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द नहीं थे, तो उसमें कौन कौन से शब्द नहीं थे, समाजवाद नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, अखंडता नहीं था। क्यों, क्योंकि इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में जोड़ा गया है, तो ये तीन शब्द नहीं थे। तो ये तीन शब्द क्या है, आपकी जो 1949 में जब संविधान को अंगीकृत किया गया था तब नहीं थे। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय, मैंने आपको पहले बताया कि 3 प्रकार की न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, आर्थिक नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक न्याय की बात करता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है, स्वतंत्रता नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। डी इसमें आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं करता है। अगला है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। समान लोगों में विभिन्न समान होंगे और समान रूप से प्रशासित किए जाएंगे। देखो, अनुच्छेद यह है कि समता की बात करता है, समानता की बात करता है, ऐसा प्रियम्बल में दिया गया है कि प्रियम्बल ये कह रही है कि ये किसकी बात करता है, समानता की बात करता है। समानता यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से सभी असमान लोगों के साथ भिन्न व्यवहार किया जाएगा। मैंने आपको बताया कि जो आर्टिकल 14 है उसमें इक्वल बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, इक्वल बिफोर लॉ का मैंने जिसे आपको मतलब बताया था, इक्वल बिफोर लॉ में क्या कहता है कि अगर एक मुकेश अंबानी है और दूसरी साइड में है रिक्शे वाला, दोनों ने ब्रेड की चोरी की है, यानी कि मुकेश अंबानी ने भी ब्रेड की चोरी की है और रिक्शे वाले ने ब्रेड की चोरी की है, तो इक्वल बिफोर लॉ यानी कि कानून के समक्ष समानता बात करती है कि दोनों ने अपराध किया है, दोनों को क्या दिया जाए, बराबर दंड दिया जाए। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है,
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार करे। भाई अब क्या है, मुकेश अंबानी और रिक्शे वाले में तो जमीन आसमान का फर्क है। मुकेश अंबानी ने ब्रेड की चोरी की और रिक्शे वाले ने ब्रेड की चोरी की। पता नहीं रिक्शे वाला कै दिन से भूखा है, रिक्शे वाला कितने दिन से भूखा है। और मुकेश अंबानी की तो मैंने बताया कि कुत्ते भी ब्रेड नहीं खाते होंगे, उसके तो कुत्ते भी ड्राई फ्रूट्स खाते होंगे। तो यहाँ ये कह रहा है कि राज्य असमान लोग हैं, मुकेश अंबानी रिक्शा वाला क्या है, असमान है। तो इनके साथ जब असमान है तो इनके साथ समान व्यवहार न किया जाए, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन की बात करता है आर्टिकल 14 का जो सेकंड पार्ट है, यानी कि प्रोटेक्शन की बात करता है कि इनके साथ भिन्न व्यवहार किया जाए। अंबानी साहब को जरूरत नहीं है, लेकिन रिक्शे वाला पता नहीं कितने दिन से भूखा है, तो इनके साथ क्या है, इसलिए ये कह रहा है कि इनके साथ इनको बराबर दंड ना दिया जाए। अंबानी साहब को ज़्यादा दंड दें और रिक्शे वाले को कम दंड दें, क्योंकि यहाँ परिस्थिति लागू होती है, प्रोटेक्शन देने की बात कह रहा है। तो यानी कि राज्य असमान लोगों के साथ भिन्न व्यवहार कर सकता है, भिन्न व्यवहार कर सकता है। तो यानी कि मुकेश अंबानी ने अगर ब्रेड की चोरी की है, रिक्शे वाले ने ब्रेड की चोरी की है, तो पता नहीं रिक्शे वाला कै दिन से भूखा है, तो इसलिए रिक्शे वाले को कम दंड दिया जाए और मुकेश अंबानी को ज़्यादा दंड दिया जाए, क्योंकि वहाँ दोनों की परिस्थितियों में भिन्नता है। तो इस तरीके से ये कह रहा है। तो इसमें ये पहला आपका क्वेश्चन क्या हुआ, ये सही हो गया है, ए सही है। दूसरा है समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित होगी, यानी कि जो समान लोग हैं उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा और समान रूप से प्रशासित किया जाएगा। समान लोगों के साथ समान व्यवहार और जो समान लोग नहीं है उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाएगा। इसलिए तो ये आपका ए भी सही है, आर भी सही है। इसमें ध्यान रखना है, इसमें आंसर लास्ट वाला दिया हुआ है, लास्ट वाला आंसर दिया हुआ है, क्योंकि इसका ए भी सही है और बी भी सही है, मतलब ए भी सही है और आर भी सही है, और आर ए को एक्सप्लेन करता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के आमुख, आमुख का मतलब है प्रियम्बल से है, आमुख का मतलब है प्रियम्बल से, का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है, सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो चारों बात का क्या करता है, प्रियम्बल में सारी बातें दी गई हैं, तो इसलिए चारों सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है, उद्देश्य का संविधान का भाग है। देखो मैंने आपको बताया था कि जो गोलकनाथ केस था उसमें कहा कि प्रियम्बल संविधान का पार्ट नहीं है, जबकि 1973 का जो केशवानंद भारती वाद आया था उसमें कहा कि संविधान का पार्ट है, संविधान का पार्ट है। फिर उसके बाद 1994 में का वाद आया है, इसमें कहा है कि नेसेसरी पार्ट नहीं है, लेकिन सामान्यतः जो प्रियम्बल है वो संविधान का पार्ट है। तो एसआर बॉम्बे केस है 1994 का, जिसमें कहा है नेसेसरी पार्ट नहीं है, लेकिन सामान्यतः क्या है, पार्ट है। तो इस तरीके से सामान्यतः इसका पार्ट माना गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उद्देशिका का विचार लिया गया है, यानी कि हमने उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। विचार को यूएसए से लिया है और भाषा कहाँ से ली है हमने, भाई विचार हमने वहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है, और इसकी हमने जो भाषा ली है, भाषा को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया है, और जो इसकी विचार है वो कहाँ से लिया है, हमने अमेरिका से लिया है। अगला है, इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। देखो ये मैंने पीछे आपको बता दिए, तीनों का डिफरेंस बता दिया है। अगर ये आए सामान्यतः संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियम्बल, उद्देश्य का। अगर ये कहे भाग संविधान के कौन कौन से भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो भाग 3 और
4 को संयुक्त रूप से संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे माना है, तो आर्टिकल 32 हो जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी ऐसे ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये प्रस्तावना से आए हुए क्वेश्चन हैं। आप इन्हें अच्छे से देखिए, अच्छे से करिए और ओके, धन्यवाद।